हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज अपना टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो सेलों की श्रेणी क्रम संयोजन के ऊपर पढ़ा था। और श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपनों ने देखा था कि सेलों में जो विद्युत धारा होती है, जो विद्युत धारा होती है वो तो क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है। और जो टर्मिनल वोल्टता होती है, टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं या वोल्टता बोलते हैं की बात है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। आज अपनी बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन के ऊपर। तो देखो, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, सेलों का ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा संयोजन जिसके अंतर्गत सभी सेलों के धनात्मक ध्रुवता वाले टर्मिनल को किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ें। ऐसा ही होता है कि जितने भी सेल होंगे उनके जितने भी धनात्मक टर्मिनल होंगे, क्योंकि अपने पता है सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जितने भी सेल है उनके जो धनात्मक इलेक्ट्रोड ध्रुवता वाले टर्मिनल होंगे उनको किसी एक बिंदु से जोड़ेंगे, तथा ऋणात्मक ध्रुवता वाले सभी टर्मिनल को किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जोड़ेंगे। तो ऐसा संयोजन होगा, वो क्या होगा, सेलों का समांतर क्रम संयोजन होगा। अभी देखेंगे डायग्राम इसका समांतर क्रम संयोजन का। देखो सेलों का, अभी देखो मेरे पास दो सेल हैं। प्रथम सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 और सेकंड सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। प्रथम सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 और सेकंड सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है R2। देखो इन दोनों सेलों के धनात्मक टर्मिनल को देखो किसी एक बिंदु से जोड़ा हुआ है A से, और ऋणात्मक टर्मिनल को भी देखो किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ा हुआ है B से। ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन के जो उभयनिष्ठ बिंदु है उनके बीच में मैंने क्या जोड़ा हुआ है, एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो अपने को प्रथम सेल है उसकी टर्मिनल वोल्टता और सेकंड सेल है उसकी टर्मिनल वोल्टता। जो देखो प्रथम सेल है किन किन बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, जो विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच का अंतर। और जो सेकंड सेल है वो भी किन बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी बिंदुओं के बीच में। मतलब दोनों सेलों के जो टर्मिनल विभवांतर होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि दोनों सेल सेम बिंदुओं से जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में जो विभवांतर मिलेगा वो क्या होगा, समान होगा दोनों सेलों में। ठीक है। अब देखो प्रथम सेल था, उससे हमने को विद्युत धारा मिल रही है I1। विद्युत धारा कितनी मिल रही है, I1। और सेकंड सेल पे अपने से जो विद्युत धारा मिल रही है वो कितनी है, I2 मिल रही है। अब देखो जो I1 विद्युत धारा यहां मिली अपने को और I2 जब ये A बिंदु से क्रॉस करके आगे निकलेगी तो अपने को जो कुल विद्युत धारा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, इन दोनों धाराओं के योग के बराबर मिलेगी। मतलब दोनों यहां पे क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। उसको मैंने कितना नाम दे दिया, I नाम दे दिया। तो जो बाह्य प्रतिरोध में अपने को धारा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, I मिले। वो धारा क्या होगी, इन दोनों धाराओं के योग के बराबर होगी। ठीक है। अब देखो फिर मैंने क्या किया, इस समांतर क्रम संयोजन का एक तुल्य परिपथ बनाया। दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का मैंने एक तुल्य विद्युत वाहक बल ले लिया E तुल्य, और दोनों आंतरिक प्रतिरोधों को मैंने यहाँ पे एक आंतरिक प्रतिरोध लिया जिसको मैंने नाम दे दिया R तुल्य, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में मैंने एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ दिया, जिसके सिरों पर विभवांतर कितना है, V बराबर IR ओम के नियम से। ठीक है। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I। ये तो हो गया उसका तुल्य परिपथ और ये समांतर क्रम संयोजन का। ठीक है। अब देखो चित्रानुसार मैंने दो सेल लिए थे जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 थे और आंतरिक प्रतिरोध कितना थे, R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ा है। इनके समांतर क्रम संयोजन के उभयनिष्ठ बिंदुओं के मध्य एक R बाह्य प्रतिरोध संयोजित करते हैं। देखो उभयनिष्ठ बिंदु कौन थे, A और B के बीच में मैंने क्या जोड़ दिया, एक बाह्य प्रतिरोध। इतनी बात आपको समझ आ गई। माना दोनों सेलों के द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा I1 व I2। देखो प्रथम सेल से विद्युत धारा I1 मिल रही है और सेकंड से I2। ठीक है। तथा बाह्य प्रतिरोध, जो बाह्य प्रतिरोध R था उसमें प्रवाहित धारा कितनी है, देखो I, और ये I इन दोनों धाराओं के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है। अब देखो समांतर क्रम संयोजन में दोनों सेलों की जो टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर है वो क्या है, समान है। कितना है, V है। तो V बराबर E माइनस IR सूत्र से अपने क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, और विभवांतर से अपने विद्युत धारा का मान निकाल लेंगे यहां से। ठीक है। I तो यहां सबसे पहले अपने प्रथम सेल के लिए बात करते हैं। प्रथम सेल में अपने देखा जो टर्मिनल विभवांतर कितना था, V था, और उसका प्रथम सेल का जो विद्युत वाहक बल कितना था, E1, आंतरिक प्रतिरोध R1 था, और उसमें जो प्रथम सेल से जो प्रवाहित विद्युत धारा थी वो कितनी थी,
I1 थी। तो अपने मतलब फॉर्मूला क्या होता है, निरावेशित कंडीशन में सेल से अपने विद्युत धारा क्या ले रहे हैं, तो सेल क्या होता जा रहा है, निरावेशित होता जा रहा है। तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो देखो इस उत्तर से विभवांतर क्या था, V है तो V रहेगा बराबर विद्युत वाहक बल E1 माइनस I1 R1। तो देखो सबसे पहले मैं I1 R1 को इधर लिया और V को इधर लिया, तो क्या आ जाएगा E1 माइनस V। तो I1 की वैल्यू चाहिए अपने को विद्युत धारा की, अपोन में क्या आ जाएगा R1। मैं यहाँ बता देता हूँ। तो I1 R1 को मैंने इधर रखा, E1 माइनस V। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, E1 माइनस V अपोन में R1। मतलब प्रथम जो सेल था उससे अपने को इतनी विद्युत धारा मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सेल के लिए। सेकंड सेल के लिए भी क्या हो जाएगा, देखो टर्मिनल जो विभवांतर था वो V, विद्युत वाहक बल कितना था A2 माइनस I2 R2। तो I2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, A2 माइनस V अपोन में R2। ये समय का नंबर जो बाह्य प्रतिरोध था उससे जो प्रवाहित विद्युत धारा कितनी थी I, और इस I का मान कितना था I1 प्लस में I2। ठीक है, तो बाह्य परिपथ में कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2, और I1 और I2 की वैल्यू अपने को क्या है पता है। तो यहां वैल्यू पुट कर दूंगा I1 और I2 की। तो I इक्वल टू E1 माइनस V अपोन में R1 प्लस E2 माइनस V अपोन में R2। R1 R2 मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो देखो E1 माइनस V R2 प्लस E2 माइनस V मल्टीप्लाई में क्या आ गया R1। अब इस R1 और R2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये R1 R2 I के साथ मल्टीप्लाई आ गया, वज्र गुणा कर दिया जिसको बोलते हैं। तो देखो E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1। ठीक है, अब देखो E1 जो विद्युत वाहक बल है इनको मैंने साथ में लिख लिया। तो I R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 को मैंने साथ लिख दिया माइनस। ठीक है, V मैंने दोनों में कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लिया, तो R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहां से अगर मैं टर्मिनल विभवांतर जो विभवांतर है उसकी वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, देखो मैं इसको इधर लिया तो प्लस का हो गया V R1 प्लस R2 E1 R2 प्लस E2 R1, और ये I इधर आगे क्या हो गया माइनस का आ गया। तो यहाँ पे जो अपने को विभवांतर की वैल्यू मिलेगी R1 प्लस R2 को दोनों में क्या मैं डिवाइड में ले आया, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपोन में कितना आ गया R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपोन में R1 प्लस R2। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दी। यहां तक आपको समझ आ गया विभवांतर की वैल्यू कैसे मैंने फाइंड आउट की है। ठीक है, यदि दोनों सेलों के समांतर क्रम संयोजन के स्थान पर, मैंने एक तुल्य परिपथ बनाया था समांतर क्रम संयोजन के स्थान पर, उसमें जो विद्युत वाहक बल क्या था E तुल्य, वह आंतरिक प्रतिरोध कितना था R तुल्य, वह एक सेल लगा दिया जाए, तो उस सेल के लिए V बराबर E माइनस आई आर सूत्र से जो विभवांतर क्या होगा, देखो विभवांतर कितना था V, प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध जो R था बराबर क्या हो जाएगा E तुल्य, E की जगह कितना आ जाएगा E तुल्य माइनस विद्युत धारा कितनी थी उसमें I जा रही थी जो बाह्य परिपथ था, और R की जगह R तुल्य। अगर मैं समीकरण 3 और 4 की तुलना करूं, समीकरण 3 को मैं यहां रिपीट कर देता हूं, क्या थी मेरे पास V इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपोन में R1 प्लस R2। ये क्या थी मेरे पास इक्वेशन 3 थी। अब मैं समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तो देखो इसमें E तुल्य के स्थान पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो E1 R2 प्लस E2 R1 अपोन में R1 प्लस R2। समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे तो E तुल्य बराबर कितना लिख दिया E1 R2 प्लस E2 R1 अपोन में R1 प्लस R2। अब I के साथ यहाँ पे कितना है R तुल्य, और इसमें I के साथ क्या है ये, तो R तुल्य के बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तथा R तुल्य बराबर कितना आ गया R1 R2 अपोन में R1 प्लस R2। ठीक है, ये आ गया E तुल्य, और R तुल्य के मान समांतर क्रम संयोजन में अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए अगर मैं E तुल्य में R तुल्य का भाग लगा दूं तो अपने पास क्या बनेगा E1 अपोन में R1 प्लस E2 अपोन में R2। कैसे आया ये देखो, सबसे पहले यहां पे ऊपर क्या E तुल्य, और E तुल्य की वैल्यू कितनी है मैं यहां पे लिख देता हूं E1 R2 प्लस E2 R1 अपोन में कितने R1 प्लस R2, और भाग किसका लगाया R तुल्य, और R तुल्य की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे R1 R2 ऊपर कितना आ जाएगा R1 प्लस में R2।
ठीक है। अब देखो R1 और R2 को मैंने इसके साथ अलग अलग भाग में लिख दिया, तो E1 R2 अपॉन में कितना आ गया R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2। यहां से R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1, तो E1 R1 प्लस E2 R2। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला अपने को पता लग गया। अभी देखो इसी प्रकार n सेल समांतर क्रम में संयोजित हो तो E तुल्य बटा में R तुल्य क्या हो जाए। n यहाँ पे तो भी क्या थे, 2 सेल थे, 3 होता तो E3 अपॉन में R3, 4 होते तो E4 अपॉन में, और n है तो E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 डैश 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 En अपॉन में Rn। तो ये था मेरे पास n सेल क्या हो समांतर क्रम में संयोजित हो। अभी इसके कुछ विशेष स्थितियां हैं, जो स्पेशल पॉइंट है वो देखेंगे अपने। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो E1 बराबर E2 बराबर क्या है, यदि दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल क्या है बराबर, वह आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है बराबर, अर्थात समान विद्युत वाहक बल व समान आंतरिक प्रतिरोध के दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट का मतलब यहां पे E तुल्य ही है, दोनों क्या है तुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट एक ही बात है। तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, रिपीट कर देता हूं, E1 R2 E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। अब यहां पे देखो E1 E2 भी क्या है बराबर हो R1 R2 भी क्या है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं 2ER। देखो ER प्लस ER तो कितना आ गया 2ER अपॉन में कितना हो जाएगा 2R, R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बना E इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके इक्वल आई, E के इक्वल आई। तो देखो E इक्विवेलेंट किसके आ गया E के, व R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा R अपॉन 2 के। कैसे, तो R इक्विवेलेंट कितना होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। यहां पे देखो R डॉट R क्या हो गया R स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2R, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो R अपॉन में 2 होगा। ये बात समझ आ गई आपको। अगर दो सेल है जिनके विद्युत वाहक बल बराबर है और आंतरिक प्रतिरोध बराबर है, तो जो इसका E तुल्य है वो E के बराबर हो गया और R तुल्य किसके R अपॉन 2 के इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, समान विद्युत वाहक बल के n सेल हो। यहां पे तो 2 के लिए बात की थी, अब n सेल के लिए बात करेंगे, तो जिनके आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो समान हो, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो E इक्विवेलेंट होगा, जो E तुल्य वो तो E के बराबर आएगा, E इक्विवेलेंट होगा। देखो यहां पे 2 थे तो भी E आ रहा था, 3 होंगे तब भी E आएगा, 4 थे तब भी E आएगा। तो जो R इक्विवेलेंट होगा उसमें चेंज आएगा। देखो सबसे पहले यहां पे 2 सेल के लिए बात की तो R अपॉन 2, 3 के लिए बात करेंगे तो R अपॉन 3, 4 के लिए बात करेंगे तो R अपॉन 4, तो यहां पे n के लिए बात करें तो R अपॉन में n। ठीक है, तथा बाह्य परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, और अपने को पता है V इक्वल्स टू, जो तुल्य परिपथ के लिए विभवांतर का फॉर्मूला था वो क्या था E तुल्य माइनस I R तुल्य। इतनी बात समझ आ गई। अब इसको मैं इधर लेके आऊं तो क्या लिखता हूं, देखो V बराबर क्या होता है बाह्य प्रतिरोध था, उसके सिरों पर विभवांतर कितना था, तो V बराबर कितना होता है IR प्लस में IR तुल्य, IR प्लस IR तुल्य इक्वल टू E तुल्य। अब देखो जब n सेल, इसके लिए बात करनी है प्रतिरोध विद्युत धारा निकालना है, तो IR प्लस I, R तुल्य की वैल्यू कितनी आ रही थी R अपॉन में n इक्वल टू E तुल्य की वैल्यू कितनी आती E। मतलब अब अगर अपने n सेल जिनके विद्युत वाहक बल भी समान है और आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, तब विद्युत धारा कितनी होती है वो अपने काउंट कर रहे हैं। दोनों में I क्या आ रहा है कॉमन, R प्लस RN इक्वल टू E। तो यहां से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी E अपॉन में R प्लस R अपॉन में N, तो I की वैल्यू E इक्वल टू R प्लस में R अपॉन में N। तो ये था मेरे पास आज का टॉपिक सेलों का समांतर क्रम में संयोजन, जिसमें अपनों ने तुल्य विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला निकाल लिया और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला निकाल लिया। थैंक यू।